हे गाइस, कैसे सभी लोग। मैं हूं योगेश उडल, आपका अपना दोस्त, और हिमालय एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिल्कुल जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन, और यहाँ पे जो आपका ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका जो पहला चैप्टर है, जो पहली यूनिट है आपकी नेचर एंड स्कोप, उसको बड़ी मजेदार तरीके से एकदम माइंड मैप के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब, थ्योरी के हिसाब से नहीं, बड़ी लंबी क्लास लेने वाला नहीं हूं मैं, रिवीजन के हिसाब से टू द पॉइंट यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। पहला चैप्टर है आपका ज्योग्राफी, जो सीयूटी यूजी का ज्योग्राफी है, उसका चैप्टर 1 की अपन बात कर रहे हैं, नेचर एंड स्कोप। ज्योग्राफी का नेचर और स्कोप, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग से आपने देखा, स्लाइड भी अच्छी बनाई है, बड़े अच्छे कपड़े पहन के यहाँ आपके सामने हाजिर हैं। मीनिंग ये हुआ कि इसको अपन देखेंगे कि किस प्रकार से ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है, ज्योग्राफी में क्या क्या थ्योरी चलती हैं, कौन कौन से इसके सब फील्ड हैं, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ओरिजिन क्या हुआ और मतलब क्या है, क्यों सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे बताना, ठीक है। शुरुआत से ही शुरू करते हैं कि जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। मतलब होता ना कि भाई मेरा नेचर ऐसा है, तो बोलते हैं मेरा नेचर ऐसा है कि मैं थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का हूं, कुछ लोग एकदम शांत स्वभाव के हैं, ठीक है। तो प्रकृति और क्षेत्र, मतलब किस किस चीजों का यहाँ पे स्टडी की जाएगी, ठीक है। तो 3 टॉपिक अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। नेचर क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी की, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर, इसका क्या मीनिंग है वो भी अपन देखने वाले हैं आसान भाषा में। मानव भूगोल के क्षेत्र, फील्ड और सब फील्ड ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, 3 टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। बिना टाइम की देरी के शुरुआत से शुरू करते हैं। देखो ज्योग्राफी तो आपका सब्जेक्ट है ना। सबसे पहले मैं बताऊं तो जियोग्राफी को मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, जियो प्लस ग्राफी, ठीक है। मीनिंग तो ये हुआ, लेकिन जो जियो वर्ड है ना, तो ये जी से या फिर जियो से ओरिजिन हुआ है। मतलब क्या होता है उसका, भू या फिर पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी इसका मतलब होता है। दूसरी चीज, ग्रेफी जो वर्ड आया है आपका, आया है ग्रेफिया। ग्रेफिया का मतलब होता है टू स्टडी या फिर अध्ययन करना, इसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है। जी आपका ये ग्रीक वर्ड है, और ग्रेफिया ये भी आपका ग्रीक वर्ड है, वहां से इसका ओरिजिन हुआ। मतलब ये हुआ पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल है, ठीक है। लेकिन इतनी सी बात से सहमति नहीं हुई, और चीजें इसमें ऐड होंगी, अपन देखने वाले हैं, ठीक है। देखो जो ज्योग्राफी का नेचर अपन देखें तो इंटरेक्टिव है। अभी अपन देखेंगे कि ज्योग्राफी में सोसाइटी की भी बात हो रही है, ज्योग्राफी में इकोनॉमी की भी बात हो रही है, ज्योग्राफी में पॉलिटिक्स की बात होती है, ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट की बात होती है। तो सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको इंटीग्रेट अपन करेंगे तो आपकी ज्योग्राफी है। इंपीरिकल का मतलब ये होता है कि अनुभव के आधार पे जो भी आपका नॉलेज है, आपका पूरे के पूरे सभी समाज का, सोसाइटी का, इकोनॉमी का, उन सभी को, इंपीरिकल जो वर्ड आया है अनुभव से, इंपीरिसिज्म यहाँ पे एक वर्ड होता है, मेरे अनुभव के आधार पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वही चीज, ऐसा सब्जेक्ट है। इंटीग्रेटिव भी है, अनुभवजन्य भी है, इंपीरिकल भी है, और प्रैक्टिकल भी है। अपन देखेंगे, मैंने अभी देखा कि यहाँ पे अभी जैसे ही अपन आए तो सर्दी का मौसम है, तो जैकेट पहनना अपन लोगों ने शुरू कर दिया। जैसे ही गर्मी आएगी तो अपन एकदम मतलब कि बिल्कुल ऐसे तरीके से पहनेंगे एकदम कि कंफर्टेबल कपड़े यहाँ पे पहनने लगेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल है, ठीक है। आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट के साधन है, तो मैं ऑप्शन है मेरे पास में, फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाए हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल चीजें, व्यवहारिक बातें हैं। मेरा रीजन है राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, जयपुर में, यहाँ पे देखेंगे आप इंडो गंगेटिक प्लेन है, गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हमारे खाने में भी गेहूं का ज्यादा क्वांटिटी आपको मिलेगा, वीट की क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो प्रोडक्शन होता है राइस का, कल्टीवेशन भी ज्यादा होता है, तो लोग वहां पे राइस ज्यादा खाते हैं। तो प्रैक्टिकल भी है ये सब्जेक्ट, कौन सा, ज्योग्राफी। फिर मैं बताने वाला हूं भूगोल की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, इसमें अपन पढ़ने क्या वाले हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या है। प्रकृति का मतलब ये होता है कि इसका नेचर क्या है, भूगोल का स्वभाव क्या है। तो देखो आसान सी भाषा में मैंने 2 वर्ड लिए हैं, नेचर, ये वाला नेचर अलग है, नेचर ऑफ मतलब कि है ना, भूगोल की प्रकृति, ये वाला प्रकृति नहीं है, ये आपका हो गया स्वभाव कैसा है, वो अपन टेस्ट करेंगे, ठीक है, स्वभाव कैसा है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो नेचर है आपका, वो फिजिकल इन्वायरमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोस्फीयर है, एटमोस्फियर है, लिथोस्फीयर है, समझ में आ रही बात है, ये सभी प्राकृतिक
जो इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट है उसकी अपन बात कर रहे हैं। जो अपनी तरफ जो आपका एटमॉस्फेयर है, मेरी तरफ चारों तरफ एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, हवा का, एयर का, गैसेज हैं उसमें, ठीक है। उसी में जमीन है, जियोमॉर्फोलॉजी है, पानी, समुद्र है, ठीक है। दूसरी तरफ कौन है? लाइफ फॉर्म है, जीवित प्राणी है, पूरा का पूरा फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना यहां पे आपको देखने को मिलेगा, फ्लोरा और फोना यहां पे है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है, आदमी खुद है, मानव है, तो यहां पे तथ्य हो गए, ठीक है। तो प्रकृति एक तरफ है और मानव एक तरफ है। मुझे जरूरत पड़ती है डेली ऑक्सीजन की, तो मैं इनहेल करता हूं। पानी की जरूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सुबह से शाम तक यहाँ पे पानी पीता हूं, ठीक है। खाने की जरूरत पड़ती है तो अपन खाना खाते हैं। कहां से आता है? सब कुछ प्रकृति से ही तो आता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का और लाइफ फॉर्म का मतलब जीवित प्राणियों का, कोई भी एनिमल ले लो, पेड़ पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण, सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, लेकिन उसको मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, CO2 भी चाहिए। कहां से आएगा? प्रकृति से, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग और जो लाइफ फॉर्म है, जीवित प्राणी और प्रकृति के बीच में ये जो इंटर रिलेशनशिप है, इस इंटर रिलेशनशिप को ही नेचर है ज्योग्राफी की, और वही आपका भूगोल है। आसान सी भाषा में 2 वर्ड हैं, तीसरा वर्ड आपका जियोग्राफी है। समझ में आई कि नहीं बात? जो ह्यूमन बीइंग और जो लाइव एनिमल फॉर्म है, जीवित प्राणी है, फ्लोरा और फोना है, पेड़ पौधे हैं, उनका सीधा सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से है, इंटर रिलेशनशिप है। ये इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, अंतर संबंध है यहां पे, वही तो आपका ज्योग्राफी है। मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच में संबंध है, मानव भूगोल है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो यहां पे रेटजेल हैं, बड़े ज्योग्राफर हैं, ठीक है। एलन चर्चिल सैंपल है, पूछा भी गया है एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। मैंने जो भी चीज यहां पे ली है एकदम कॉन्साइज वे में, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। उन्होंने क्या बोला? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ का सरफेस। इन्होंने आसान भाषा में क्या बोला रेटजेल महोदय ने? एक तो रिलेशनशिप, एक वर्ड निकल के आया, अंतर संबंध बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी, एक तो ह्यूमन बीइंग के बीच में और दूसरा पृथ्वी के सरफेस के बीच में। बात तो वही हो गई, प्रकृति और मानव के बीच संबंध हुआ, इंटर रिलेशनशिप हुई, वही तो आपकी ज्योग्राफी है। ये सभी ज्योग्राफी की, मानव भूगोल की परिभाषाएं हैं। मतलब कि देखो ज्योग्राफी में अपन पढ़ेंगे तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में ये अंतर संबंध है, वही तो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। समझ में आ रही बात? दूसरी बात, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। देखो बड़े प्यारे से वर्ड यूज हुए हैं, अनरेस्टिंग मैन, मैं कभी रेस्ट नहीं कर सकता। मीनिंग ये हुआ ह्यूमन बीइंग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए रिसोर्सेज की खोज करता रहता है। कभी मिनरल्स खोजे हैं इसने, कभी पेट्रोलियम खोज रहा है, कभी सोना चाहिए इसको, कभी चांदी चाहिए। रिसोर्सेज को ये बर्बाद करता रहता है, बर्बाद इन द सेंस कि इसको चाहिए तो ये उनको उपयोग में लेता है, जिसकी वजह से स्टेबल नहीं है पृथ्वी, पृथ्वी का रूप परिवर्तन होता रहता है। ह्यूमन बीइंग की वजह से भी और नेचुरली होता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो संबंध है, चेंजिंग रिलेशनशिप है। अब वो रिलेशनशिप भी चेंज हो रही है, आने वाले 20-30 सालों में आपका पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, सबने अनुमान लगाया है। तो ये रिलेशनशिप भी चेंज हो रही है। फिर क्या करेंगे? आप सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे। समझ में आ रही बात है? ये बात बोली किसने? एलन चर्चिल सैंपल ने ये बात बोली, डेफिनेशन बता रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉल विडाल डी ला ब्लास, ये फ्रेंच ज्योग्राफर थे, बड़े ज्योग्राफर थे। इन्होंने बोला कंसेप्शन, एक वर्ड, दूसरा वर्ड इन्होंने तो बोला कि फिजिकल लॉज, प्रकृति के नियम। बात तो वही हो गई, प्रकृति के नियम। दूसरा गवर्निंग अवर अर्थ, प्रकृति के नियम है जो आपको पृथ्वी की चला रहे हैं। एंड लिविंग बीइंग विच इनहैबिट इट, लिविंग बीइंग मतलब कि जो भी लिविंग थिंग है इस प्रकृति में या फिर पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। और दूसरा पृथ्वी के बीच में जो कंसेप्शन है, मतलब ये हुआ कंसेप्शन का जो अधिक संश्लेषित ज्ञान से जो इनका इंटर रिलेशनशिप है, उसका जो ज्ञान है वही तो ज्योग्राफी है, वही ह्यूमन ज्योग्राफी है। आसान भाषा में कुछ नहीं सोचना, पृथ्वी है,
प्राकृतिक इन्वायरमेंट, दूसरा है ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, उनको आपस में जरूरत है, दोनों को नीडफुल है। प्रकृति को इन द सेंस कि देखो प्रकृति को भी रूप परिवर्तन होता है तो वो भी आपका नीडफुल है, मतलब कि वो इंटर रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी आसान सी भाषा में। अब देखो आगे बढ़ते हैं, उसी ज्योग्राफी में बात चलती है कि भाई ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा क्या, क्या क्या अपन पढ़ें, क्या पढ़ाई इसमें करेंगे, क्या इसका सब्जेक्ट है, क्या होना चाहिए। जब ज्योग्राफी बनी होगी तो ये बात डिस्कस हुई होगी खूब मात्रा में, अभी भी होती है। क्या होती है? कुछ लोग बोलते हैं कि ज्योग्राफी वैज्ञानिक नियमों की खोज है, नोमोथेटिक है, थ्योराइजिंग है। थ्योराइजिंग मतलब थ्योरीज का निर्माण करना, नियमों को खोजना। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसमें ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन फोर्स है। समझ में आ रही बात? दिन होता है, रात होता है, ये सभी प्रकृति के नियम है। चंद्रमा खुद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है, 28 दिन में चक्कर लगाता है। फिर आपका पखवाड़ा होता है, ये सभी रूल्स रेगुलेशंस हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम होता है। सभी बोले कि भाई ये रूल रेगुलेशंस अपन पढ़ेंगे तो जियोग्राफी है। फिर किसी ने बोला भाई फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, फिर वो तो फिजिक्स का पार्ट है। लेकिन नहीं, यहाँ पे बोला कि विषय वस्तुओं का वर्णन करना, डेस्क्रिप्टिव करना। फिर बोला दूसरी बात कि बोला नहीं, प्रकृति की जो आपका विशेषताएं हैं, जो उसकी फॉर्म्स हैं, उनको अपन क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, जो उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। इडियोग्राफिक, दूसरा एक वर्ड आता है आपका इडियोग्राफिक, उसका मीनिंग यही होता है। इडियोग्राफिक या फिर डिस्क्रिप्टिव, उसको डिस्क्राइब करना, जो रूल्स रेगुलेशन बनेंगे उसको डिस्क्राइब करना। पृथ्वी के ऊपर जो आपके फिनोमेना है उसको डिस्क्राइब करना, आसान भाषा में। बिल्कुल समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। फिर देखो ऐसी ही द्वैतवाद और आगे बढ़ा। द्वैतवाद का मतलब होता है दो बातें। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, द्वैतवाद होता है। ठीक है, भाई मुझे आइसक्रीम खानी है, कुछ लोग बोलेंगे मुझे सूप पीना है, दो अलग अलग बातें हो गई। आइसक्रीम ठंडी है, सूप आपका गर्म है, तो अलग अलग बातें हो गई। तो ये देखो यहाँ पे नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। मतलब क्या हुआ, एक बात तो ये बोल रहा है ऊपर वाली बात, नीचे वाली बात प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पे संभावनावाद यहाँ पे बोल रहा है। लेकिन कैसे? देखो एग्जाम्पल भी दिए हुए थे, लेकिन मैं उनको बताने वाला हूं, मैंने लिखा नहीं है, ये माइंड मैप है, फ्लो चार्ट से अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला चैप्टर, सभी चैप्टर अपन इसी प्रकार से करेंगे, क्रैश कोर्स में भी और आपका मेन कोर्स में भी, सब जगह। यूट्यूब पे मैं काफी सेशन ऐसे लेके आने वाला हूं। तो आपका पर्यावरण का नियतिवाद है ना, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब ये हुआ प्रकृति सब कुछ डिसाइड करेगी ह्यूमन बीइंग को कैसे रहना है। भाई ठंडी आई, अपना कोल्ड आएगा, ठंडा है तो आपको जैकेट पहनना है, प्रकृति बोल रही है ऐसा। ठीक है, आप यहाँ राइस उग सकते हैं, आप राइस का प्रोडक्शन करो, वही आप चीज खाओ, आपको जंगल में रहना है। ठीक है, जैसे जनजातियां पहले करती भी थी, जंगल से फूल फल फूल, मतलब कि ये नहीं करे अभी जंगल में रहना है, लेकिन ट्रेडिशनल वे में जो आपका मानव का उत्पत्ति हुई तो उसके पास में थोड़ा ना एसी थे, गाड़ियां थी, आपका जो पहिए का आविष्कार है वो तो बहुत जाके बाद में हुआ। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिफिकेशन, आपका जानवरों को पालना बहुत बाद में हुआ। शुरुआत में क्या करता, जंगल में रहते थे, कपड़े तक नहीं थे पहनते थे, नंगे घूमते थे, जनजातियां और ह्यूमन बीइंग। इसको कहा गया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण डिसाइड करेगा सब कुछ, तुम कुछ नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर सकता। ये लोग ये बोलते थे, जैसे आपके रेट जेल हो गए, ये सभी लोग ऐसी बातें बोलते थे। समझ में आ रही बात? एलन चर्चिल सैंपल है, ये सभी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात बोलते थे। फिर कुछ लोग नए आए, बोलो नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मेरी मर्जी है तो मैंने एसी का आविष्कार किया, तो भाई आपकी गर्मी पड़ेगी बहुत ज्यादा तो भी मैं एसी के द्वारा ठंडक महसूस कर सकता हूं। ठीक है, प्रकृति में मतलब कि दूर है यहाँ से जाना, और मॉस्को जाना यहाँ से बहुत दूर है, जयपुर से मॉस्को जाएंगे तो आपका काफी टाइम लगेगा, मतलब पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे आप? ठीक है, बहुत दूर है। ठीक है, आप बोट से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, ठीक है, लेकिन एरोप्लेन बाद में आया ना। आप प्राकृतिक तौर पे जाएंगे तो दूर है, लेकिन आप फ्लाइट से आप 10 घंटे में पहुंच सकते हैं, 20-15 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो मानव ने सब कुछ चीजें इजाद की हैं, डेवलप की हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, एसी है, ठीक है, आपका इंटरनेट है, सब कुछ चीजें, अपन जूम मीटिंग से बैठे बैठे अपन यूएसए में बात कर सकते हैं। समझ रहे मेरे कहने का मतलब? लेकिन बात यह हुई कि सब कुछ संभव है, सब कुछ चीजें संभव है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिज्म।
एक विचारधारा दूसरी यहां पे ये निकल के आई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दोनों अलग बात हो गई। कुछ लोग बोले प्रकृति सब कुछ डिसाइड करेगी, कुछ लोग बोले नहीं, ह्यूमन बीइंग सब कुछ डिसाइड करेगा। ये विचारधारा अलग है, वर्सेज हो गया। लेकिन बाद में आए कौन? ग्रिफिथ टेलर। ये एक बड़े ज्योग्राफर हैं, यूएसए के ज्योग्राफर हैं। इन्होंने बोला कि नियो डिटर्मिनिज्म, नियो का मतलब नया, डिटर्मिनिज्म नव नियतिवाद। मीनिंग क्या हुआ? इन्होंने बोला कि भाई देखो, पीछे वाली स्लाइड में मैं चलता हूं कि देखो, न तो ये बात सच है कंप्लीटली, न बात ये सच है, दोनों के बीच की बात यहां पे सच है। कुछ आधा सच ये है, आधा सच ये है कि काफी चीजें प्रकृति डिसाइड करती है और काफी चीजें ह्यूमन बीइंग डिसाइड करता है। तो बोलो दोनों का इंपॉर्टेंस है, मध्यम मार्ग की, मिडिल पाथ की इन्होंने बात की। ठीक है, कि इन्होंने ग्रिफिथ टेलर में इन्होंने क्या बोला कि नया नियतिवाद, देखो प्रकृति तो डिसाइड करती है लेकिन ह्यूमन बीइंग का भी उसमें रोल रहता है। दोनों बात बोली। कैसे? एग्जाम्पल उन्होंने बताया स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। मतलब ये हुआ कि जैसे भाई प्रकृति ने रेड अलर्ट कर दिया कि भाई रेड अलर्ट हो गया है, प्रकृति में पेट्रोलियम खत्म होने वाला है, रेड अलर्ट है। आपका दिल्ली में इतना खराब माहौल हो चुका है पोल्यूशन की वजह से, रेड अलर्ट है, रुक जाओ, बदमाशी नहीं करनी है, एमिएशन ज्यादा नहीं करना है, प्रकृति का दोहन नहीं करता है। समझ में आ रही बात? रुक जाओ। जब ग्रीन सिग्नल देगी प्रकृति तब आपको आगे चलना है। जैसे ट्रैफिक लाइट नहीं होती, रेड लाइट हुई तो रुक जाना है। अब ट्रैफिक लाइट में भी आप घुसोगे तो आपका एक्सीडेंट होगा। समझ में आ रही बात? प्रकृति ने जो नियम डिसाइड किया आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग, मानव इनएक्टिव है, वो कुछ कर नहीं सकता, नहीं कर सकता है, उसकी संभावनाएं हैं। तो आप पहले रुको फिर जाओ, ये नियतिवाद, ऐसा डिटर्मिनिज्म। तो इनका पक्ष तो था डिटर्मिनिज्म की तरफ, लेकिन इसको भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये तीसरी प्रकार की थ्योरी हो गई। तीनों को समझना जरूरी है। ग्रिफिथ टेलर ने ये बात यहां पे बोली। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म एक ही बात है, नव नियतिवाद। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो कुछ और भी थ्योरीज इसमें आती हैं जियोग्राफी में। क्या है वो थ्योरीज? एक है वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक। मतलब ये हुआ कि आपको ह्यूमन बीइंग का सोचना है। जियोग्राफी में क्या बातें होंगी कि ह्यूमन बीइंग का कल्याण कैसे कर सकें, अधिक से अधिक अच्छी इकोनॉमी डेवलप कर सकें, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें, तो ह्यूमन बीइंग का फायदा होवे, उसका कल्याण होवे, ऐसा सब्जेक्ट आप बनाओ, वेलफेयर जियोग्राफी। दूसरे बोले कि अतिवादी, कुछ जियोग्राफर्स ऐसे भी आए, वो बोले कि रेडिकलिज्म, वो बोले कि नहीं, तुमने यहाँ पे कैपिटलिज्म यहाँ पे फैलाया, मतलब कि आपका पूंजीवाद, जो आपका वेस्टर्न कल्चर फॉलो होता है, वो प्रकृति का नुकसान पहुंचाता है। उसकी वजह से गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है, तो ये गैप है बढ़ता जाता है। रेडिकल जो लोग थे, रेडिकल मतलब कि थोड़ा सा अग्रेसिव विचारधारा वाले, बोलो नहीं कैपिटलिज्म गलत बात है, मार्क्सवाद अच्छा है, सब लोग बराबर हैं। आपने दोनों विचारधाराएं सुनी होंगी, कैपिटलिज्म और मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का जन्म हुआ आपका रसिया में, और आपका जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने आपके रसिया, चाइना अभी भी फॉलो करते हैं इसके, सभी एक प्लेटफॉर्म पे, कोई अमीर नहीं है कोई गरीब नहीं है। ठीक है, तो ये गैप नहीं होना चाहिए। तो ये बोले कि नहीं, ये सब रिजल्ट है किसका? कैपिटलिज्म का ही रिजल्ट है। तो वो लोग बोले ये चीज गलत है। वो लोग कैसे हो गए? अतिवाद, रेडिकल हो गए। जैसे कि भाई नहीं होते कि भाई हम हक की लड़ाई छीन के लेंगे, अपनी बंदूक उठा ली। जैसे आपका होते हैं कि भाई जो आपका होता है ना कि ठीक है, जैसे कहते हैं नक्सलवाद, वही सेम थ्योरी, नक्सलवादी थ्योरी यही, आतंकवादी थ्योरी लगभग जैसे। अब इनको आतंकवादी नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है, वे एक विचारधारा है, तो आतंकवादी नहीं, ये अपने विचारों से बोलते थे, कभी ऐसे नक्सलवाद जैसे हथियार उठाना जैसा नहीं करते थे। दूसरी है बिहेवियरल, व्यवहारिक। ठीक है, ये थ्योरीज हैं जो लेटर स्टेज में आई, कब आई है वो भी मैं डिटेल बताने वाला हूं। बिहेवियरल का मतलब ये हुआ व्यवहारिक। जैसे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल, नियतिवाद, वेलफेयर, बोलो सुनो सुनो सुनो, आप जमीन पे आ जाओ। जो अपना समाज है, रिलीजन है, सोसाइटी है, ह्यूमन बीइंग है, उसके बारे में बात करो, व्यवहारिक बात करो।
आप डेटा की बात कर रहे हैं, ऐसा ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे आया था एक क्वांटिटिव रिवॉल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति, उसकी अपन बात करने वाले हैं। स्टेजेस में ज्योग्राफी कैसे डेवलप हुई, उसके बाद में थ्योरी बोलो। भाई ये सब डेटा क्यों बता रहे हो, काम क्या करना है, ह्यूमन बीइंग है, उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मतलब करो, बिहेवियरल बातें करो, सॉरी, व्यवहारिक बातें आपको करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये जो जो यहां पे दिखाया गया है, जियोग्राफी का ओरिजिन दिखाया गया है और उसका टाइम पीरियड बताया गया है कि ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, शुरुआत जैसे आपकी हुई कि अर्ली कॉलोनियल जो पीरियड है आपका उपनिवेशिक काल है, तो सभी अंग्रेजी जो ताकतें हैं, यूरोपियन ताकतें थी, इन्होंने एक्सप्लोरेशंस किए, है ना, नई नई जगह पे गए, इंडिया में आए, यूएसए में गए, इंडोनेशिया में गए और इनको डिस्क्राइब किया। ठीक है, इंपीरियल ताकतें थी, इन्होंने पर्पस था इनका ट्रेड बढ़ाना, तो इन्होंने नई नई जगह की खोजें की, तो उससे जियोग्राफी डेवलप हुई। हुई कि नहीं हुई, नई जगह पे जाएंगे तो वहां की जियोग्राफी अलग है, देखेंगे वहां पे। बाद में लेटर कॉलोनियल उत्तर उपनिवेश काल में क्या हुआ कि वो रीजनल एनालिसिस करने लगे, उस क्षेत्र की क्या क्या खासियत है। जैसे इंडिया में चाय हो सकती है तो चाय के बागान लगाए, आसाम में, सिक्किम में। इंडोनेशिया में मसालों का प्रोडक्शन अभी भी होता है, किन्होंने दिया, अंग्रेजों ने। ठीक है, आपका फिर देखेंगे मलेशिया में केले का, फिलीपींस में केले का, ठीक है, श्रीलंका में चाय। रीजनल लेवल पे वो उन्होंने विश्लेषण किया, तो उन्होंने रीजन को मतलब बोला कि भाई ये रीजन पूरी पृथ्वी का इनका पार्ट है, लेकिन इसकी विशेषताएं अलग हैं, जियोग्राफिकल चीजें, क्लाइमेट अलग है, सभी चीजें, ये चीजें हुई। उसके बाद में क्या हुआ, 1930s में वॉर पीरियड, वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, तो एरियल डिफरेंशिएशन मतलब ये हुआ कि क्षेत्रीय विभेदन हुआ, सभी अलग अलग जगह यूनिक हैं, ये जगह यूनिक है, दूसरी यूनिक है, किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये चीज यहां पे निकल के आए, रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ये स्टडीज होने लगी। फिर 1950s और 60s में यहां पे क्या हुआ, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानिक संगठन, मतलब क्या हुआ, यहां पे कंप्यूटर का आविष्कार हो गया। ठीक है, marked by the use of computer and sophisticated statistical tool। उन्होंने बोला कि डेटा के आधार पे अपन काउंट करेंगे इन्हीं चीजों को, एरिया को, यहाँ पे ये अच्छा है, इतना परसेंट क्लाइमेट है, इतना परसेंट रेनफॉल होता है, इतना टेम्परेचर है, सभी चीजें कंप्यूटर से होने लगी, स्टैटिस्टिक्स का यूज होने लगा, मतलब सांख्यिकी विधियां इन्होंने यूज करने लगी। ज्योग्राफी की जर्नी बात कर रहे हैं अपन, ये जो जर्नी है ये जर्नी ऑफ जियोग्राफी ही है, जर्नी ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी की अपन बात कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ 70s में, फिर 90s में, वर्तमान समय में क्या हुआ, इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल और आपका बिहेवियरलिज्म। जो थ्योरीज मैंने अभी बताई थी, कौन कौन सी वाली थ्योरी, ये थ्योरीज जो मैंने अभी बात की थी, ये वाली वेलफेयर, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियरल थ्योरी की बात, ये आपकी आई थी जियोग्राफी में 1970s में, सॉरी 1970s में। क्या हुआ कि जो क्वांटिटिव रिवॉल्यूशन आया, मात्रात्मक क्रांति, मतलब कंप्यूटर का निर्माण हुआ, कंप्यूटर से गणना करने लगे, ये ऐसा क्लाइमेट ऐसा, यहाँ इतने लोग, इतना इतने जन्म हो रहे हैं, इतनी डेथ हो रही है, सभी चीजें कंप्यूटर से। फिर बोला भाई ह्यूमन बीइंग है, कोई कंप्यूटर नहीं है, आपको व्यवहारिक बातें करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका यहाँ पे मानवता, बोले इंसान को तो सोचो, तुम कंप्यूटर की बात कर रहे हो, इंसान के बारे में, वेलफेयर किसका करना है, ह्यूमन बीइंग का। वे अपन स्टडी करते हैं किस पर्पस से कर रहे हैं, अपनी मानव जाति को बचाने के लिए, उसके कल्याण के लिए। तो रेडिकल बिहेवियरलिज्म, इसकी उत्पत्ति होती है 1970s में। 1990 में ज्योग्राफी में, पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या आई चीजें कि जनरलाइजेशन किया गया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज, जो भी आपकी यूनिवर्सल थ्योरीज हैं उनको अप्लाई करके ह्यूमन बीइंग का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके, इसी चीजों को आगे यहां पे बढ़ाया गया। थोड़ा सा स्पीड में मैंने बोला है, लेकिन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवाइज मैं करवा रहा हूं। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड से पोस्ट मॉडर्निज्म तक जियोग्राफी की जर्नी कैसे आगे बढ़ी है। लास्ट यहां पे सेगमेंट है इस चैप्टर का, वो है आपका इसके सब फील्ड। ठीक है, फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी,
ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड क्या क्या हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से समाज का बिहेवियर कैसा है, साइकोलॉजी कैसी है, सोशल वेलबींग मतलब अच्छा कैसे किया जा सकता है वो कैसा है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स उसका मतलब अच्छा इन द सेंस कि उसको एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छा हो। जियोग्राफी ऑफ लेजर मतलब कि थोड़ा सा पर्यटन के हिसाब से, लेजर का मतलब अवकाश, छुट्टियां, मतलब वेलबींग तभी तो होगी, इंसान खुश खुश कब रह पाएगा। कल्चर कैसी है, ये सभी ब्रांचेस हैं, ये सभी सब फील्ड हैं किसके, ह्यूमन ज्योग्राफी के। ह्यूमन ज्योग्राफी के सब फील्ड हैं, सोशल ज्योग्राफी के भी पार्ट हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है सोशल ज्योग्राफी। देखो शुरुआत से मैं बताता हूं, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल में अपन क्या पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, ओशियंस के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव के बारे में। अब मानव समाज में रहता है, सोसाइटी में, तो सोसाइटी में ये सभी बातें होती हैं। मेडिकल टूरिज्म, हिस्ट्री कैसी है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, मेल फीमेल, कल्चरल ज्योग्राफी, सभी चीजें। ठीक है, अब इनको देखो अलग अलग नाम से जाना जा सकता है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। कल्चर का मतलब जानेंगे अपन तो आपका होगा मानव विज्ञान। ठीक है, इतिहास आपका इतिहास में पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट से भी इंटररिलेशन यहाँ पे हो रहा है, समझ में आ रही बात। ठीक है, महामारी विज्ञान, चिकित्सा भूगोल में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अर्बन ज्योग्राफी में अर्बन अर्बन स्टडीज करेंगे, मतलब कि नगरीय अध्ययन यहाँ पे करेंगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इलेक्टोरल, मिलिट्री ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के बारे में अपन बात करेंगे। सेफोलॉजी होती है आपकी सैन्य विज्ञान, ध्यान रखना ये वर्ड है सेफोलॉजी, मिलिट्री साइंस आप जानते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अपन क्या पढ़ेंगे, डेमोग्राफी के बारे में, जननांक जिसको बोलते हैं। पॉपुलेशन के बाद सेटलमेंट ज्योग्राफी, आवास भूगोल है आपका। ये आवास भूगोल में क्या पढ़ेंगे अपन कि सेटलमेंट कैसे हैं, ठीक है, रहते कैसे, निवास कैसे करता है ह्यूमन बीइंग। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है आपकी, आपकी ये है आर्थिक भूगोल, ये हो गया आपका आर्थिक भूगोल, ये भी ह्यूमन से संबंधित है। इसमें पढ़ेंगे अपन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ पे संसाधन भूगोल उसी का पार्ट है। एग्रीकल्चर कैसे करेंगे जो कि अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर्स में, इंडस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सभी चीजें यहाँ पे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की पूरा डोमेन ह्यूमन ज्योग्राफी का है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के भी सब फील्ड यहाँ पे हो गए, कौन कौन से, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसके भी डोमेन यहाँ पे ये आ गए। ट्रेड के बारे में, इकोनॉमी का संबंध किससे, ट्रेड से, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, तो ये इसके सब फील्ड यहाँ पे हो गए हैं। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी से पॉपुलेशन कैसी है, सेटलमेंट कैसे है, ह्यूमन बीइंग रहता कैसे, निवास कैसे करता है। ठीक है, ये सभी चीजें। समाज है तो समाज में क्या क्या चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, एक बार मैं फास्ट रिवीजन करता हूं सुपर फास्ट तरीके से, बाकी अपन देख ही चुके हैं सब चीजें। मानव की प्रकृति, और ये तीन चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अपन। ज्योग्राफी के ये मतलब कि ये इसकी खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी चीजें अपन देखते हैं। प्रकृति कैसी है, नेचर और ह्यूमन बीइंग और जीवित प्राणियों के बीच में इंटर रिलेशनशिप है, ये अलग अलग यहाँ पे डेफिनेशंस है। एलन चचर सैंपल की, रेटजेल की, ये आपकी ब्लास की है ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में ड्यूअलिज्म क्या है, द्वैतवाद क्या है, वो अपन ने यहाँ पे देखा। प्रकृति, मानव का प्राकृतिकरण, ह्यूमन बीइंग है वो प्रकृति में ढल जाएगा, ह्यूमन बीइंग है खुद कुछ कर सकता है, संभव है, ये बोलते हैं आई कैन डू इट। ठीक है, ये बोलते हैं कि नहीं हम जैसा बोलेंगे तुम वैसा ही कर पाओगे। ठीक है, दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। ट्रेलर साहब ने बोला, ग्रिफिथ टेलर ने नियो डिटर्मिनिज्म बोला कि नहीं दोनों की बात आप सुनो, लड़ाई मत करो। ठीक है ये और थ्योरीज आई, वेलफेयर, रेडिकल बिहेवियरलिज्म की थ्योरीज। फिर जियोग्राफी की जर्नी है, ओरिजिन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या चीजें यहाँ पे बदली, कॉलोनियल पीरियड से आपका यहाँ तक पोस्ट मॉडर्निज्म तक 1990 की वर्तमान समय की भी अपन बात करें, और ये सभी आपके सब फील्ड हो गए ज्योग्राफी के। तो चैप्टर फर्स्ट को अपन ने इतनी आसान भाषा में, माइंड मैप के साथ में और ट्रिक के साथ में याद किया। सभी चैप्टर अपन ऐसे पढ़ने वाले हैं। यूट्यूब पे काफी सेशन मैं लेके आऊंगा, पीवाईक्यूज के सेशन भी मैं लेके आऊंगा, और पेड जो कोर्स है उसमें भी इतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन इन चीजों को इस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, गुड लक बच्चों, है ना। इसी प्रकार से जुड़े रहे हिमालय एजुकेशन हब से। मैं आपका अपना दोस्त, नो टीचर, नो मेंटोर,
मेंटोर बोल सकते हैं, एक सीनियर के नाते एक अपना दोस्त की तरह फ्रेंडली यहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ में अपन सभी चीजें देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।